नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति ठाकुर। शुक्रवार से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट को लेकर आम से लेकर खास सभी वर्गों की निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं और बजट को लेकर सरकार से क्या है जनता की उम्मीद, कैसा होगा बजट, किस सेक्टर पर रहेगी सरकार की मेहरबानी, मिलेगा इन सारे सवालों का जवाब। कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, वैक्सीन गरीबों तक पहुंचानी है, सीमा पर चीन और पाकिस्तान को रोके रखना है। देश में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाला बजट इन सारी समस्याओं से कैसे निपटेगा। 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक फरवरी 2021 ये वो तारीख है जब मोदी सरकार 2.2 अपना तीसरा आम बजट पेश करेगी, वो भी तब जब 2008 के बाद आधिकारिक तौर पर भारत पहली बार आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। हालांकि दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट जरूर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की माने तो 2021-2022 में विकास दर 11% से ज्यादा रहने की उम्मीद है, लेकिन सरकार के लिए एक चेतावनी भी है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने साफ कर दिया है कि अगर भारी मात्रा में खर्च नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर वापस लाना मुश्किल होगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आजाद भारत में शायद ही किसी भी वित्त मंत्री को इतनी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा जितना निर्मला सीतारमण को सामना करना पड़ रहा है। हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि आखिर जनता की उम्मीदों और सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने क्या योजनाएं बनाई हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सरकार अर्थ की व्यवस्था करती कैसे है। निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री रहते हुए ये तीसरा बजट है। हालांकि उनका पहला बजट पूर्ण बजट नहीं था और दूसरे बजट में भी जो भी घोषणाएं की थी वो भी कोरोना की भेंट चढ़ गई और इस बार भी कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। मौजूदा बजट कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थिति के बीच तैयार किया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति डामाडोल है। कोरोना के कारण 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। सरकार को कमजोर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 महीनों से किसान कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के साथ सीमा पर तनाव महीनों से जारी है और सबसे अहम बात यह है कि सरकारी खजाने में पैसे की कमी है। सरकार के सामने मंदी से उबरने और विकास की पटरी पर लौटने की चुनौती है। बजट में जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़े पर काफी फोकस रहता है, यानी कि देश में आर्थिक विकास कितनी तेजी से हो रहा है। इसका लेखा जोखा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से तय होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे साल में देश में कितने सामान का उत्पादन हुआ और कितनी सेवाएं दी। कुल उत्पादन और कुल सर्विस को जोड़ देते हैं। आमतौर पर ग्रोथ कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर में होती है। इन तीनों सेक्टर की ग्रोथ को जोड़कर एक आंकड़ा लाया जाता है। इस आंकड़े को जीडीपी ग्रोथ यानी आर्थिक विकास दर कहते हैं। जीडीपी ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी, देश की तरक्की उतनी ही ज्यादा होगी, बाजार उतना ही खुशहाल होगा। 2020-21 में जीडीपी का आकार 224.89 लाख करोड़ रुपए था, जो अब कम होकर 194.82 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, यानी इसमें 13.4% की कमी आई है। जाहिर है जीडीपी में सुधार के लिए सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि सुधारों पर जोर देना होगा। सर्विस सेक्टर में सबसे अहम भूमिका एमएसएमई सेक्टर की है। एमएसएमई सेक्टर एक तरह से अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है।
एमएसएमई सेक्टर की आर्थिक बोझ में कमी की मांग। क्या बजट में सरकार एमएसएमई के लिए बढ़ाएगी पैकेज? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सेक्टर को भी इस लॉकडाउन के कारण काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। एमएसएमई सेक्टर अभी भी नकदी की समस्या का सामना कर रहा है। भारत में कृषि के बाद एमएसएमई सेक्टर में ही सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। साथ ही देश के निर्यात में भी ये सेक्टर बहुत अहम रोल निभाता है। लेकिन कोरोना महामारी का असर जिन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा पड़ा है, उनमें एमएसएमई प्रमुख है। यही वजह है कि एमएसएमई सेक्टर को आगामी बजट से बहुत उम्मीदें होंगी। सरकार के सामने चुनौती होगी कि एमएसएमई सेक्टर में तकनीक, टैक्स पॉलिसी को उद्योग के मुताबिक बनाने और डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। पिछला साल हमारा बहुत मुश्किल में बीता। एमएसएमई तो वर्चुअली रीढ़ की हड्डी जो है वो देश कहता है वो टूट गई। लेकिन फिर सरकार आत्मनिर्भर भारत के साथ सामने आई और बहुत इजी वे में उन्होंने फंडिंग की। उद्योग उम्मीद कर रहा था दैट कोई ग्रांट्स आएंगी, और ग्रांट्स ना आके लोन शेप में आया। लेकिन उससे जो है एमएसएमई को एक दोबारा से खड़े होने का मौका मिला। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार की ओर से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान भी किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लॉकडाउन के दौरान एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। हालांकि अब बजट 2021 से भी एमएसएमई को कई उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार आर्थिक पैकेज बढ़ा सकती है और कुछ राहत भी दे सकती है। अब आज जरूरत इस बात की है दैट आने वाले वक्त में जब हम ये देख रहे हैं एक फंडिंग आई और उसकी वजह से एमएसएमई अपने पैरों पे खड़ा होने दोबारा लगा, ग्रोथ भी बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी। अब आगे कहीं ये एनपीए में तो नहीं तब्दील हो जाएंगे, तो एक हैंड होल्डिंग सरकार की तरफ से बहुत जरूरी है। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए बैंक्स और आत्मनिर्भर भारत के बीच में, ताकि इन दोनों के रास्ता एक सुगम रास्ता बन सके आगे। वहीं देश का बढ़ता व्यापार घाटा भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता का विषय है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे में सरकार को निर्यात में बढ़ोतरी और आयात में कमी करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार को विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने चाहिए। एक्चुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ऑन द ग्राउंड होना चाहिए, वो खाली कागजों में नहीं चलेगा। उसके लिए क्या होगा कि गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन है वो टाइम बाउंड होने चाहिए। अगर कोई डिसीजन 1 हफ्ते में लेना है तो 1 हफ्ते के अंदर ऑन द ग्राउंड होना चाहिए, तभी कुछ होगा। और दूसरी बात यह है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास टाइम नहीं है, उसको सबसे प्राइम मूवर है टाइम, उसका टाइम सेव होना बहुत जरूरी है। बजट से पहले मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के मोर्चे पर जोरदार झटका। बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए खास रोड मैप की तैयारी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देश की जीडीपी में इस सेक्टर का दूसरा बड़ा योगदान है। आज दुनिया विनिर्माण क्षेत्र में चीन का विकल्प तलाश रही है। भारत को इस अवसर को भुनाने के लिए सही रणनीति को लागू करने की आवश्यकता है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बूस्ट करेगी सरकार? बजट 2021 से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को गति मिल सकती है। चमड़ा, रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए मिल सकती है सहायता। मेगा इंडस्ट्रियल सिटी जैसी घोषणाएं भी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। राजमार्ग, मेट्रो, जल जीवन मिशन आगे बढ़ाने की तैयारी। ऑटो सेक्टर और स्टील उद्योग के लिए भी बजट में हो सकती है घोषणा। खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने को लेकर नई पॉलिसी ला सकती है सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए नेशनल बैंक बनाए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल सकती है तरजीह। केमिकल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की बजट में हो सकती है घोषणा। सरकार को ऐसे सेक्टर में निवेश पर फोकस करना होगा जो देश के विकास के लिए जरूरी है। एक्सपर्ट की राय है कि सरकार को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर खर्च बढ़ाना चाहिए, जिससे आखिरकार और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
as an industry, we're looking at three basic I elements. First, it has to be investment driven, which will come from the government. Second, it has to be innovation, which the industry and all stakeholders have to come and see. जैसे हम आत्मनिर्भर भारत, vocal for local, इन चीजों की बात कर रहे हैं. So these are the innovations which will give MSMEs and other sectors to take it to the next level. And I think third is always investment, as investment, innovation and incentives. कोरोना महामारी में खेती का मिला साथ। क्या अब की बार बजट में होगी किसानों की बात? यह बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब पिछले करीब 1.5 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान नए कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर लगी होंगी कि सरकार किसानों को लेकर बजट में किस तरह के प्रावधान करती है। नए कृषि कानूनों को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर वित्त वर्ष में 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपए की रकम भेजती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। फिलहाल कृषि की सालाना विकास दर महज 2.9% है। 2 साल में अनाज, दलहन और तिलहन की पैदावार 117 लाख टन बढ़ी है। किसानों को देश की तरक्की और विकास की रीढ़ माना जाता रहा है और किसान राजनीतिक दलों का भविष्य तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर उनका दिल जीतने की कोशिश कर सकती है। कोरोना काल में जिस तरह से इकोनॉमी को थामने में कृषि ने बड़ा रोल निभाया था, उसे देखते हुए भी ये सेक्टर इस बार के बजट में बड़ी रियायतों का हकदार है। उम्मीद की जा रही है कि किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े कुछ ठोस ऐलान बजट में किए जा सकते हैं। जो हमारी आदान सामग्री है, जिसको हम क्रिटिकल इनपुट कहते हैं, आदान सामग्री में जैसे बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक फफूंदनाशक, इन पे जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं। इस कारण जो किसान की जो क्या करना चाहिए, जो व्यय करता है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, वो थोड़ा बढ़ती है, जिससे उसकी आय थोड़ा कम होती है। देश की 70% आबादी के गुजर बसर के इस जरिए ने ही लॉकडाउन में भी लोगों को लाचार नहीं होने दिया था। ऐसे में कृषि सेक्टर को बजट से ऐसे ऐलानों की उम्मीद है जिससे कृषि के विकास दर को नई ऊंचाई पर ले जाने का रास्ता खुल जाए। भारत को चीन और पाकिस्तान से सीमा पर दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और साजो सामान की खरीद की कई योजनाओं को लागू करना है। इसलिए जानकारों का कहना है कि इस साल रक्षा बजट में भारी बढ़त हो सकती है। डिफेंस अफेयर्स की कमेटी जिसने रिकमेंड किया था कि हमारा डिफेंस बजट कम से कम जीडीपी का 3% होना चाहिए, तो मेरे विचार में इतना बजट तो होना ही चाहिए। देखिए, अगर हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे देश सुरक्षित रहेगा, और अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम अपने आप को एक रीजनल पावर तो घोषित कर ही चुके हैं और बन चुके हैं। अगर हमें अपने एक दुनिया की पावर, वर्ल्ड पावर में अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, अपने आप को दिखाना है, अमेरिका, चीन, फ्रांस और दूसरे देशों के सामने खड़ा होना है, तो हमें अपने देश की शक्ति को, सैन्य शक्ति को बढ़ाना होगा। और सैन्य शक्ति तभी बढ़ सकती है जब हम उसका बजट अच्छा बढ़ाएं। कैसा होगा रक्षा बजट? सीमाओं पर हाल के वर्षों में बढ़ी है चुनौती, सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर है जोर। डिफेंस बजट में अच्छी बढ़त का अनुमान, रक्षा मंत्रालय ने की अतिरिक्त फंड की मांग। पिछले साल 6% बढ़ाया गया था रक्षा बजट। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर जोर की उम्मीद। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव को देखते हुए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आवंटन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि इस बात की उम्मीद की जा रही है कि सरकार डिफेंस सेक्टर में भी मेक इन इंडिया पर विशेष जोर देगी। इसका संकेत मई 2020 में ही मिल चुका है,
जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के जरिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया था। वर्तमान हालातों को देखते हुए भारतीय सेना सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और साजो सामान की खरीद के लिए कई योजनाओं को तैयार करना है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए भी जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि यह तभी संभव हो सकेगा जब रक्षा बजट में भारी बढ़त हो। एजुकेशन सेक्टर भी चाहता है बजट से बूस्ट। एजुकेशन और करियर की राह आसान करने वाला हो बजट। कोरोना महामारी का असर वैसे तो तमाम सेक्टर्स पर पड़ा है, लेकिन हमारा एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से चरमरा गया है। अब जब पूरी दुनिया इस महामारी से उभर रही है, एजुकेशन सेक्टर पर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि तमाम राज्यों ने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए हैं, लेकिन इनमें भी रौनक नहीं लौटी है। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था बुरी स्थिति में है। इसके समाधान खोजने के लिए सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम की जरूरत है। अब तक का जो बजट था वो 4.43% था GDP का। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि शायद सरकार ने भी इनडायरेक्टली कुछ हिंट दिया है कि शायद GDP का 6% जो है अब एजुकेशन पर खर्च होने जा रहा है। शायद ये अपने आप में एक अभूतपूर्व होगा आज तक के इतिहास में, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र हैं, इसमें सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर होने वाले कुल सरकारी खर्च में 10% के मुकाबले साल 2030 तक 20% तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार मौजूदा शिक्षा बजट में शिक्षण संस्थानों पर होने वाला खर्च बढ़ाएगी। शिक्षा क्षेत्र को क्या है उम्मीदें? नई शिक्षा नीति के लिए मिल सकता है अलग से फंड। शिक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को दिया है प्रस्ताव। शिक्षकों के लिए रिलीफ फंड की मांग, स्कूलों में फ्री इंटरनेट की डिमांड, आसानी से मिले एजुकेशन लोन। ऑनलाइन को एक औपचारिक एजुकेशन भी की तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा कि इसको औपचारिक रूप से इसे अनिवार्य किया जाए। और बहुत सारे अभी देखेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हमारे गरीब पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल भी चाहिए तो स्मार्ट फ़ोन चाहिए, तो इसके लिए भी उनको इस तरह का गैजेट्स उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ इसमें बजट में प्रावधान रखना पड़ेगा। कोरोना महामारी ने सरकार को एहसास कराया कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत है। अभी भारत में हर 10,000 लोगों के हिस्से में अस्पताल के 5 बेड, 8.6 डॉक्टर आते हैं, जिसके साथ देश मानव विकास इंडेक्स में 155वें नंबर पर आता है। देश में हेल्थ केयर सेक्टर में GDP का 3.6% ही खर्च किया जाता है, जो कि अन्य विकासशील देशों के मुकाबले कम है। साथ ही देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी अंतर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस सेक्टर में निवेश बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। पूरी सरकारी व्यवस्था अस्पतालों की पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त रही कोरोना काल में। हमें लगता है कि जो 0.5% GDP का खर्च होता है उसे 3% तक बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। यदि ये ऐसा होगा तो बहुप्रतिशत जो हेल्थ बजट में या हेल्थ स्ट्रक्चर में हम लोग इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं वो धीरे धीरे होने लगेगा। सरकार को रिसर्च पर मजबूती देने की ज़रूरत है ताकि नई दवाओं और नए इंजेक्शन या वैक्सीन पर जो शोध की ज़रूरत होती है वो हो। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा विकसित है, लेकिन सरकारी स्तर पर इसका विश्वसनीयता बढ़ाए जाने की ज़रूरत है और सरकारी सिस्टम जितना मजबूत हो गरीब लोगों को उतना लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी ने भारत के हेल्थ सेक्टर की बहुत सी खामियों को उजागर किया है। इस दौरान बेड, डॉक्टर्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी से जूझना पड़ा। इसलिए उम्मीद है इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार हेल्थ बजट को दोगुना करेगी। इसके अलावा हेल्थ सेस बढ़ाने की भी चर्चा है। सबसे पहले देखते हैं कि बजट में आम लोगों के मतलब की कौन सी घोषणाएं हो सकती हैं। बजट में हेल्दी इंडिया पर जोर, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य में स्किल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा, हेल्थ बजट दोगुना कर सकती है सरकार। वैक्सीनेशन के खर्च के कारण बढ़ेगा हेल्थ बजट। हेल्थ का बजट GDP का 5% करने की कोशिश। इस बीच संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और अन्य एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान जताया है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 और लॉकडाउन से प्रभावित 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 7.3% की वृद्धि दर्ज कर सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान। IMF ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान जताया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल 2.5 अंक में होगी। IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य में वृद्धि का अनुमान जताया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिकवर्क का अनुमान। घरेलू रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार और निम्न तुलनात्मक आधार के प्रभाव के साथ अगले वित्त वर्ष में देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि 11% तक जा सकती है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंधों में छूट के बाद आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे कोविड-19 से पहले की स्थिति में पहुंच रही हैं। निर्मला सीतारमण ने वादा किया है कि इस बार का बजट सबसे अलग होगा, इस सदी का सबसे बेहतर। इसकी झलक बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण में भी दिखी। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया है। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। आम आदमी से लेकर खास तक सबकी निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाली बजट पर टिकी हैं। वहीं अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि बजट कोई जादू की छड़ी नहीं होती है और महामारी के इस बुरे दौर से उबरने में थोड़ा वक्त लग सकता है।